Welcome back to the second lecture of reproduction in lower and higher plants. In this video lecture, we are going to study structure of anatropous ovule, development of female gametophyte, that is megasporogenesis, pollination, types of pollination, outbreeding devices, and pollen crystal interaction. Okay, the first topic of the today's lecture is structure of anatropous ovule. But before starting the lecture, हम थोड़ा सा पिछला जो है उसको रिवाइज कर लेंगे ताकि आप प्रीवियस नॉलेज को रिकलेक्ट कर सके, ताकि आप इसको बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सके। तो बेसिकली हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जो प्लांट्स होते हैं लोअर प्लांट्स में भी और हायर प्लांट्स में भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो आप लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हो। फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इफ यू रिमेम्बर, हमने मेल एंड फीमेल पार्ट जो है फ्लावर के वो पढ़ना था, जिसमें से हम लोग मेल पार्ट जो है वो पूरा कवर कर चुके हैं। The male part is the androecium, which is made up of stamen, and the female part is gynoecium, which is made up of the stigma, style and ovary. ठीक है, तो स्टेमन जो होता है उसमें एंथर होता है। एंथर जो है उसके अंदर पोलन ग्रेन्स किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किस तरह होता है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ पर हम लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ना है। व्हाट इज ओव्यूल, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हमारा, इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले तो स्टिग्मा होता है, फिर स्टाइल होता है, उसके बाद ओवरी होता है। ओवरी के अंदर जो है वो ओव्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल्स जो है, किसी किसी ओवरी में एक भी ओव्यूल होता है, किसी किसी ओवरी में एक से ज्यादा भी ओव्यूल होता है। जैसे कि मैंगो का अगर आप एग्जांपल लेते हो तो मैंगो के अंदर एक ओव्यूल होता है, इसलिए मैंगो आपको सिंगल सीडेड फ्रूट मिलता है, बिकॉज ये ओव्यूल ही आगे जाकर के सीड फॉर्मेशन करता है। और जैसे कि पोमोग्रेनेट वगैरह का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें बहुत सारे आपको सीड्स मिलते हैं, बिकॉज उसमें कैसा होता है, मल्टीपल ओव्यूल्स होते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा सीड फॉर्मेशन होता है। विदिन द ओवरी ओवेरियन लोक्यूल्स होते हैं। ओवेरियन लोक्यूल्स में आपको ओव्यूल्स जो होते हैं वो प्लेसेंटा से अटैच मिलेंगे। प्लेसेंटा जो होता है वो आपको पता है कि न्यूट्रिशन जो होता है वो प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है ये 80% एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स में एनाट्रोपस ओव्यूल ही प्रेजेंट होता है। यूजुअली बहुत सारे टाइप के ओव्यूल्स होते हैं, बट आपको एनाट्रोपस ओव्यूल ही पढ़ना है। Why it is known as anatropous ovule? Because it is a completely inverted ovule. 180 डिग्री completely inverted होता है। इसकी वजह से आप देख सकते हो, इन्वर्टेड होने की वजह से ये जो पार्ट इसका होता है वो यहाँ फ्यूनिकुलस के पास में बिल्कुल ही मतलब पास में हो जाता है, completely invert होने की वजह से। That's why it is known as anatropous ovule. This ovule is made up of so many parts, so many things, और हर एक पार्ट का एक अलग अलग फंक्शन होता है। आपको ये चीज याद रखना है कि ओव्यूल जो है, ओव्यूल के अंदर ही एग प्रेजेंट होता है, ओव्यूल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, और ओव्यूल ही आगे जाकर के सीड फॉर्मेशन करता है। ओव्यूल के पार्ट्स अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज द फ्यूनिकुलस। दिस पार्ट इज नोन एज द फ्यूनिकुलस। ये जो फ्यूनिकुलस होता है, इट इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच करने में हेल्प करता है। Where is the funiculus? This part. This part is the funiculus. इसका जो दूसरा एंड होता है ये प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है, जिसकी वजह से ये पूरा ओव्यूल जो होता है वो प्लेसेंटा से अटैच होता है। The second part of the anatropous ovule is hilum. What is hilum? Hilum is a point where the body of the ovule is attached to the funiculus. This is the body of the ovule. ये जंक्शन होता है ओव्यूल की बॉडी और फ्यूनिकुलस का। यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को अटैच करके रखते हैं। द नेक्स्ट इज इंटीगुमेंट। इंटीगुमेंट, ये जो लेयर आप देख रहे हो बाहर की, ये जो लेयर होती है ये वाली, इसको हम इंटीगुमेंट बोलते हैं। देर आर टू इंटीगुमेंट्स।
इसलिए इसको हम लोग बाइटेगमिक ओव्यूल बोलते हैं। कुछ ओव्यूल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सिंगल इंटीग्यूमेंट की लेयर होती है, वो यूनिटेगमिक होते हैं। इंटीग्यूमेंट इज द आउटर लेयर विच इज सराउंडिंग द ओव्यूल। इट इज द आउटर लेयर। इससे ही हमको एक बात समझ में आती है कि इनका जो बेसिक फंक्शन होगा वो क्या होगा, प्रोटेक्शन देना। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो बाद में होगा ओव्यूल के अंदर, उसको प्रोटेक्शन देने का काम इंटीग्यूमेंट करते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल यूजुअली क्या है, वो बाइटेगमिक होते हैं। बाइटेगमिक का मतलब क्या होता है, इनके अंदर इंटीग्यूमेंट्स की 2 लेयर होती है। नेक्स्ट इज द माइक्रोपाइल। ये जो रीजन है, ये जो पार्ट है, इसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। ये माइक्रोपाइल के पास में आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंटीग्यूमेंट लेयर जो है वो थोड़े से रीजन में क्या है, एब्सेंट है, और ये ओपन है। यहाँ पे पोर है, इस तरह से कह सकते हो, नैरो पोर है। ये ओपनिंग जो है, इट इज हेल्पफुल फॉर द पोलन ट्यूब फॉर द एंट्री। ये पोलन ट्यूब की एंट्री में क्या करता है, हेल्प करता है। पोलन ट्यूब हमारा यूजुअली जो है यहाँ से ओव्यूल के अंदर जो है, ओव्यूल नहीं सॉरी, एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री करता है। Nucellus. The next part is the nucellus. This part is known as nucellus. ये बहुत important part है. This nucellus is made up of parenchyma tissue. This parenchyma tissue is rich in the cytoplasm. और ये जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, एंड इट इज सराउंडेड बाय द इंटीग्यूमेंट. This part is known as the chalaza. Chalaza is the nothing but swollen part of the nucellus, and यही part है जहाँ से integument जो है वो उसका origin होता है. This is the embryo sac. We have to study the embryo sac in detail in the आगे आप हम इसको और डिटेल में पढ़ते जाएंगे. Embryo sac is actually a female gametophyte. Inside the embryo sac, you will see there are 7 cells. 2 cells are known as synergids. ये egg cell होता है. This is the polar nuclei और definitive nucleus भी बोलते हैं इसको, and these are all antipodal cell. ये सारे cells का function क्या है, formation किस तरीके से होता है, ये सब आप. Now we are going to study megasporogenesis. Megasporogenesis is nothing but the development of the female gametophyte inside the ovule. जैसे कि आप लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पहले ही पढ़ चुके हो. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन. इनसाइड द पोलन ग्रेन देयर विल बी अ मेल गेमेटोफाइट. तो बिल्कुल जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने देखे थे कि मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा था, यहाँ पर हमको फीमेल गेमेटोफाइट जो है उसके डेवलपमेंट को पढ़ना है. ओव्यूल्स कहाँ पर होते हैं, ये हम सबको पता है कि जो ओवरी होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डायग्राम ऑफ द गाइनोशियम. गाइनोशियम क्या होता है, गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर. ये है पिस्टल, ये है सॉरी दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल, और ये जो है ये हमारा ओवरी होता है. ठीक है, तो ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ही क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं. ये ओव्यूल जो है डिटेल स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है अभी, ये ओव्यूल्स होते हैं. इनसाइड दी ओव्यूल्स हमको क्या करना है, एम्ब्रियो सैक जो है उसका डेवलपमेंट, के पूरा एम्ब्रियो सैक जो है वो डेवलप कैसे होता है, उससे एग सेल कैसे बनता है, ये हमको इस ये जो स्लाइड आपको दिख रही है सामने, इसमें पूरा वो पढ़ना है. ठीक है, तो ये जो माइक्रोपाइलर एंड है यहाँ पर आप देख रहे हैं ओव्यूल के, बेसिकली ये वाला जो आपको एम्ब्रियो सैक दिख रहा है, दिस वन इज द मैच्योर एम्ब्रियो सैक. ये पूरा फॉर्मेशन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसा होता है वो हमको यहाँ पर पढ़ना है. सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, बट स्टार्टिंग जो है हमको यहाँ से, ये स्ट्रक्चर से जो है हमको स्टार्टिंग करनी है. तो at the micropylar end what you will see there will be a small cell. ठीक है, ये जो सेल होता है इस सेल को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल. ये मेगास्पोर मदर सेल जो होता है इट कंटेन्स रिच इट इज रिच इन द साइटोप्लाज्म, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो भी काफी डेंस होता है. तो और इसके आसपास में ये जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू है न्यूसेलस की, ये भी जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं काफी अच्छे से.
तो ये सारी कंडीशन जो होती है बहुत ही फेवरेबल होती है सेल डिवीजन के लिए एंड एम्ब्रियो साइट के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर जो ओवरी का जो ये रीजन होता है माइक्रोपाइलर रीजन, यहाँ पर एक मेगास्पोर मदर सेल जो होता है, ये मेगास्पोर मदर सेल जो होता है इसमें सेल डिवीजन होता है। कौन सा सेल डिवीजन होता है इसमें? मियोसिस। जैसा कि मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम पर भी आपको समझाई थी कि मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन, इट इज नॉट अ इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस क्यों होता है? यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है, ये क्रोमोसोम नंबर कैसा है? 2n है। तो रिडक्शन करके इनको हमको हाफ करना होता है। क्यों? क्योंकि व्हेन दे विल कंबाइंड विद द मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेट से जब कंबाइंड होंगे तो इनका जो डिप्लॉइड नेचर है वो रीस्टोर हो जाएगा। वन थिंग आई वांट टू सजेस्ट यू, अगर आपको मियोसिस के बेसिक्स नहीं पता है, so please go and read and understand the meiosis, because अगर आप गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ रहे हो and your meiosis concept is not clear, तो ये आपको इतना क्लियरली समझ में नहीं आएगा। ओके, सो यहाँ पर मेगास्पोर जो मदर सेल होता है इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस होने से ये जो एक सेल होता है ये 4 हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होता है। मियोसिस का जो एंड का रिजल्ट होता है, एज यू ऑल नो, कि हमको एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल मिलते हैं। आफ्टर द मियोसिस इसमें से सिर्फ एक सेल जो होता है वो सरवाइव करता है और ये 3 जो सेल रहते हैं ये डीजेनरेट हो जाते हैं। इट इज द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, यानी कि सिर्फ एक सेल जो रहेगा वो सरवाइव करेगा, बाकी के जो 3 सेल रहते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। पोलन ग्रेन के केस में ऐसा आपने देखा था कि नहीं हुआ था। रीजन क्या होता है? पोलन ग्रेन जो होता है, पोलन ग्रेन को ट्रैवल करना होता है, ट्रैवल करके स्टिग्मा तक आना होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक आना होता है। तो पोलन ग्रेन हमको बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है, पोलन वेस्टेज होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पोलन ग्रेन जो है वो फॉर्मेशन होता है। तो एट द टाइम ऑफ पोलन ग्रेन फॉर्मेशन आपने क्या देखा था कि ये चारों जो सेल बने थे वो माइक्रोस्पोर सेल्स उनको कहा जाता था, वो चारों सेल्स जो है वो पोलन ग्रेन में डेवलप होंगे। बट इन द मेगास्पोरोजेनेसिस ये जो मियोसिस के बाद में हमको 4 सेल मिलते हैं, इनमें से सिर्फ एक सेल जो रहेगा वो सरवाइव करेगा और बाकी के जो 3 सेल होंगे वो डीजेनरेट हो जाते हैं। नाउ इन दिस वन सेल इज नोन एज मेगास्पोर। ये एक सेल जो होता है, ये सेल के पास में भी सेल डिवीजन के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होगी। आसपास में न्यूक्लियस है, फिर इसके पास में खुद का साइटोप्लाज्म भी है और न्यूक्लियस भी जो है सेल डिवीजन के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। तो यहाँ पर 3 मर्तबा क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हैप्लॉइड है और इससे जो न्यू सेल्स बन रहे हैं वो भी हैप्लॉइड है। माइटोसिस के कितने राउंड्स होते हैं यहाँ पर? माइटोसिस के यहाँ पर 3 राउंड होते हैं। तो फर्स्ट राउंड में क्या होगा? 1 से 2 सेल बनेगा, ये 2 सेल बन गए। फिर सेकेंड राउंड में 2 से कितने सेल बन जाएंगे? 4 सेल बन जाएंगे। और थर्ड राउंड में आप क्या देखोगे? 4 से कितने सेल्स बन जाएंगे? 8 सेल्स जो है, टोटल 8 सेल्स जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। यहाँ पर कैरियोकिनेसिस में आपने देखा है कि 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होकर के यहाँ पर मिल जाता है। अभी तक साइटोकिनेसिस नहीं हुई है। आफ्टर द साइटोकिनेसिस यू विल सी कि देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ ओनली 7 सेल। न्यूक्लियस कितने थे हमारे पास में? 8 न्यूक्लियस थे, बट सेल कितने डेवलप हो रहे हैं? यहाँ पर 7 सेल्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर एक सेल का जो फॉर्मेशन होता है इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं और बाकी के जो सेल रहते हैं उसमें एक एक न्यूक्लियस रहते हैं। तो यहाँ पर 7 टाइम साइटोकिनेसिस होता है और 8 टाइम कैरियोकिनेसिस होता है। देयरफॉर एक जो न्यूक्लियस होता है वो जो एक जो सेल होता है वो एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होता है, इट इज 2n इन नंबर, और बाकी के जो होते हैं इट इज 1n और हैप्लॉइड इन नेचर। तो ये जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं इट इज अ एंडोस्पर्म मदर सेल, जो आगे जाकर के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक जो होगा इसमें से वो एग सेल है और बाकी के ये जो जो होंगे वो सिनर्जिड्स होंगे, ये जो होंगे ये एंटीपोडाल सेल्स होते हैं। सो यहाँ ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इट इज द एम्ब्रियो सेक्स स्ट्रक्चर।
दिस इज द एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर। ये पूरा डेवलप एम्ब्रियो सैक है। यहाँ पर एंटीपोडाल सेल्स होते हैं, एक एंड पे जो चेलाजल एंड है उसके पास में, माइक्रोपाइलर एंड के पास में आपको एग सेल्स और सिनर्जिड्स देखने के लिए मिलेंगे, और बीच में ये जो रहता है डेफिनेटिव न्यूक्लियस, या फिर आप इसको बोल सकते हो प्राइमरी एंडोस्पर्म मदर सेल जो होता है, ये होता है। सो दिस इज द इंटायर प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। दिस इज द फीमेल गेमेटोफाइट। ये फीमेल गेमेटोफाइट है जिसमें एग सेल प्रेजेंट होता है। नाउ वी विल स्टडी पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसको बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। देखो जिस तरह से ये एक मेल फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, और ये एक फीमेल फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये फ्लावर। तो ये एंथर है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये जो पोलन ग्रेन है इसका ट्रांसफर, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर यहाँ से एंथर से स्टिग्मा पर, स्टिग्मा कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ये पोलन ग्रेन का ट्रांसफर यहाँ एंथर से स्टिग्मा तक जो होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज द पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो ये प्रोसेस है, आपको पता है कि ये जो दोनों मेल गेमेटोफाइट हो गए या फिर फीमेल गेमेटोफाइट हो गया, गैमेट्स जो होते हैं, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट जो होते हैं, एग हो गया या पोलन ग्रेन हो गया, ये दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। ये दोनों खुद से क्या है? ट्रैवल नहीं कर सकते, खुद से उड़ के तो जा नहीं सकते। तो इनको ट्रांसफर करने के लिए हमको किसी एजेंट्स की जरूरत होगी, किसी मोड की जरूरत होगी। तो वो ट्रांसफर होने के लिए या तो हमको बायोटिक एजेंट्स लगते हैं या फिर अबायोटिक एजेंट्स लगते हैं। बायोटिक एजेंट्स का मतलब क्या होता है? या तो हमको लिविंग बीइंग्स लगेंगे, इसको लिविंग थिंग्स लगते हैं पोलन ग्रेन के ट्रांसफर करने में, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो हमको ट्रांसफर करने के लिए लगते हैं। ज्यादातर जो पॉलिनेशन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है। चांसेस ऑफ पॉलिनेशन या फिर जो फ्लावर्स होते हैं एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, वो बायोटिक एजेंट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं पॉलिनेशन के लिए, और अबायोटिक एजेंट्स को कम प्रेफर करते हैं। अबायोटिक एजेंट इज अगेन डिवाइडेड इनटू एनीमोफिली एंड हाइड्रोफिली। एनीमोफिली मतलब क्या होता है? यहाँ पर पॉलिनेशन बाय विंड, अगर हवा से पॉलिनेशन हो रहा है, ये पोलन ग्रेन अगर हवा से उड़ के जाते हैं स्टिग्मा तक, तो उसे हम लोग एनीमोफिली बोलते हैं। अबायोटिक है विंड, विंड कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, कोई लिविंग थिंग तो है नहीं, और अगर ये पानी से ट्रांसफर होते तो इसको हाइड्रोफिली बोला जाता है। एज कंपेयर टू ऑल दिस बायोटिक एंड अबायोटिक एजेंट, सबसे कम प्रेफरेंस जो होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में वो हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली जो होता है उससे पॉलिनेशन सबसे कम होता है। बायोटिक एजेंट में बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन करते हैं। इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है, बैट से होता है, बर्ड से होता है, स्नेल से होता है, बहुत सारे मैमल्स भी होते हैं जिससे मतलब पॉलिनेशन होता है। बट आपके सिलेबस में आपको ये 3 टाइप के बायोटिक पॉलिनेशंस को पढ़ना है। क्लियर? Now here we have to study the types of pollination also. There are 2 types of pollination, self pollination and क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? अगर सेम फ्लावर में, सेम प्लांट में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब अगर दूसरे प्लांट में पॉलिनेशन होता है तो उसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ऑटोगैमी एंड जियोटेनोगैमी। व्हाट इज ऑटोगैमी? जो डायोशियस प्लांट्स होते हैं, डायोशियस फ्लावर्स होते हैं, उनमें कैसा होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इसको एज्यूम कर लीजिए कि ये एक हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है। हर्माफ्रोडाइट किसको बोलते हैं? जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड दिस वन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये एंथर जो है यहाँ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होगा और यहाँ पर जो ओव्यूल्स है इसमें एग प्रोड्यूस होगा। अगर सेम फ्लावर में ही क्या होता है? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा पर होता है, सेम फ्लावर के अंदर, देन इट इज नोन एज ऑटोगैमी। व्हाट इज जियोटेनोगैमी? जियोटेनोगैमी भी सेल्फ पॉलिनेशन ही है। इसमें क्या होता है? सेम प्लांट विल बी द सेम बट फ्लावर विल बी डिफरेंट। एक ही प्लांट के अगर दूसरे फ्लावर के ऊपर पॉलिनेशन होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जियोटेनोगैमी बोलते हैं।
द प्लांट विल बी सेम एंड बट द फ्लावर विल बी डिफरेंट। क्रॉस पॉलिनेशन कैसा होता है, देयर विल बी टू डिफरेंट प्लांट्स, एक प्लांट जो होगा, एक प्लांट से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जो है वो मतलब वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसा जो पॉलिनेशन होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। दोनों टाइप के जो पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन हो या फिर क्रॉस पॉलिनेशन हो, दोनों पॉलिनेशन के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज क्या होता है, यहाँ पर पोलन ग्रेन जो होता है उसका वेस्टेज बहुत कम होता है और फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। फिर उसके बाद में जो जीन्स होते हैं वो उसकी प्योरिटी जिस तरह से आप बोल सकते हो वो मेंटेन रह सकती है, बिकॉज सेम ही जीन्स होंगे इनके पास में, तो सेम जीन्स ही ट्रांसफर होंगे, तो आइडेंटिकल पेरेंट्स के ही जैसे न्यू ऑस्प्रिंग मिलने के चांसेस जो होते हैं वो ऑटोगैमी एंड जियोटिनोगैमी में कैसा होता है, बहुत ज्यादा होती है। सेल्फ पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज एंड ड्रॉबैक क्या होता है, यहाँ पर एक ड्रॉबैक जो सबसे मेजर बोल सकते हैं, इसमें एवोल्यूशनरी जो चेंजेस होते हैं वो आपको कम देखने के लिए मिलेंगे, वेरिएशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगी, और यहाँ पर जो कुछ डिजीजेस वगैरह होती है जो जेनेटिक डिप्रेशन से होती है, तो वो सारे चांसेस यहाँ पर जो होते हैं जेनेटिक डिप्रेशन के होने के चांसेस होते हैं। सेम क्रॉस पॉलिनेशन में भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस में ये हमको एडवांटेजेस मिलते हैं कि यहाँ पर हमको क्या है, वेरिएशंस मिलेंगे, और उसके बाद में जो जेनेटिक डिप्रेशन वगैरह होता है वो होने के चांसेस कम होते हैं। बट डिसएडवांटेजेस का क्या होता है कि यहाँ पर पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करना होता है, वेस्टेज होने के चांसेस होते हैं, और इसके लिए हमको एक्सटर्नल एजेंट्स की जरूरत होती है, और चांसेस होता है इसके अंदर कि पॉलिनेशन हो भी सकता है, फेवरेबल कंडीशन नहीं हुई तो पॉलिनेशन नहीं भी हो सकता है, तो इस तरीके से चांसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट अभी हमको एनिमोफिली यानी कि विंड पॉलिनेशन जो है उसको पढ़ना है। अभी आपने पॉलिनेशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, पॉलिनेशन होने के लिए हमको पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत होती है, ये भी आपको पता चल चुका है। पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, वो आपने देखा, बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं और अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। अबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग होंगे, और बायोटिक मतलब जो लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होंगे अगर वो पॉलिनेशन करते हैं तो। अबायोटिक में हमको दो टाइप के पॉलिनेशन पढ़ना था, पॉलिनेशन बाय विंड एंड पॉलिनेशन बाय वाटर। सो अबायोटिक में जो सबसे पहला टॉपिक है विंड पॉलिनेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज द एनीमोफिली। एनीमोफिली विंड पॉलिनेशन, यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके भी आप समझ सकते हो कि फॉर द विंड पॉलिनेशन किसी बायोटिक एजेंट की जरूरत हमको है ही नहीं। जब बायोटिक एजेंट कोई एनिमल्स या कोई बर्ड कोई इंसेक्ट किसी चीज की हमको जरूरत नहीं पड़ रही है, तो फ्लावर्स जो होंगे बहुत ही ब्राइट या कलरफुल, ये ऐसा होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो किसी को अट्रैक्ट तो करना नहीं है, हवा तो बहती है, हवा चलती ही रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर जो एनिमोफिलस प्लांट्स होते हैं या फ्लावर, एनिमोफिलस फ्लावर्स का मतलब, एनिमोफिलस प्लांट का मतलब क्या होता है, जिनमें विंड पॉलिनेशन होती है उनको कहा जाता है। तो उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है कि मतलब वो मतलब विजिबल भी नहीं होते, इतना दिख करके नहीं आते हैं, कलरलेस होते हैं। कलरलेस क्यों होंगे, क्योंकि उनको किसी बायोटिक एजेंट को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कलर का कोई फायदा नहीं होगा। इनमें नेक्टर्स भी नहीं होते हैं और कोई पर्टिकुलर ओडर भी नहीं होती है, कोई स्मेल वगैरह भी नहीं होती है। पोलन ग्रेन को विंड के साथ में उड़ना है, विंड के साथ में चलना है, हवा से यहाँ से वहां उनको ट्रेवल करना है, इसलिए पोलन ग्रेन जो होते हैं बहुत ही लाइट वेट होते हैं, ड्राई होते हैं और बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होने की जरूरत क्यों है, क्योंकि विंड से जा रहे हैं, ये विंड से कैरी होकर के आगे बढ़ेंगे, तो जरूरी तो नहीं है कि एक पोलन ग्रेन अगर विंड से उड़ा है तो वो दूसरे फ्लावर पे ही जाके लैंड होगा। हवा तो कहीं भी चलती है, कभी रॉन्ग डायरेक्शन में भी जाती है, कभी राइट डायरेक्शन में भी जाती है। तो जब ज्यादा अमाउंट में पोलन ग्रेन रहेगा तभी तो पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इसलिए यहाँ पर पोलन ग्रेन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, वेस्टेज होता है बट पॉलिनेशन के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा क्या होता है आपको पता है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो ऊपर का पार्ट होता है स्टिग्मा, जो कि पोलन ग्रेन को रिसीव करता है,
वो फेदरी होता है। क्यों फेदरी होता है? ताकि वहां पर पोलन ग्रेन को ट्रैप कर सके वो। विंड चलेगी, विंड से जैसे ही पोलन ग्रेन वहां पर आएगा तो वो फेदरी स्टिग्मा होगा तो उसको क्या कर लेगा? ट्रैप कर लेगा। स्टेमन्स जो होते हैं वो एक्सर्टेड होते हैं, काफी लंबे फिलामेंट्स वाले होते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। एंथर भी इनके काफी वर्सेटाइल होते हैं। इसका रीजन क्या होता है कि अगर पोलन ग्रेन लूजली अटैच नहीं रहेगा, एंथर्स लॉन्ग नहीं रहेंगे, तो विंड पॉलिनेशन में डिफिकल्टी आएगी ना। अगर एंथर्स वगैरह छोटे होंगे तो विंड से उड़ नहीं पाएंगे पोलन ग्रेन। तो ये रीजन होता है। स्टिग्मा और जो स्टेमन्स होते हैं वो एयर करंट से एक्सपोज होते हैं ताकि विंड पॉलिनेशन में आसानी हो। इसका एग्जाम्पल है कॉर्न, व्हीट, राइस और भी बहुत से प्लांट्स हैं जिनमें एनिमोफिली होता है। The second abiotic agent for the pollination is the hydrophily, that is nothing but the water pollination. As we already know कि जो plants होते हैं usually they prefer the biotic pollination, और abiotic pollination जो होता है वो less sure method है, इसलिए ये थोड़ा कम preferable method है। और जो हाइड्रोफिली होता है ये और एज कंपेयर टू अनीमोफिली ये और ज्यादा कम प्रेफरेबल है। बहुत ही कम प्लांट्स होते हैं जिनमें हाइड्रोफिली होता है। अप्रोक्सीमेटली 30 जनरास ही है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के जिनमें हाइड्रोफिली या वाटर पॉलिनेशन होता है। ज्यादातर जो होता है वो बायोटिक और एनिमोफिली ही प्रेफर करते हैं। और जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लोअर प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि अल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया या टेरिडोफाइटा हो गया, उनमें हाइड्रोफिली थोड़ा कॉमन होता है। बिकॉज एज यू ऑल नो कि अल्गे और ब्रायोफाइटा जो होते हैं ये पूरा वाटर डिपेंडेंट होते हैं। इन द टेरिडोफाइटा आल्सो फॉर द रिप्रोडक्शन दे नीड द वाटर। सो इनका कैसा होता है कि ये पानी के पास में ही होते हैं। और ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो बहुत ही डाइवर्स है, काफी दूर तक है और पानी के ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो उनमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में हाइड्रोफिली जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। हाइड्रोफिली की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोफिली भी दो टाइप की होती है, हाइपोहाइड्रोफिली एंड एपीहाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली से रिलेटेड फ्लावर्स जो होंगे उनमें भी कुछ अडेप्टेशंस होंगे। फ्लावर एज यूजुअल जैसे एनिमोफिली में था स्मॉल होंगे, इनकॉन्स्पिकुअस होंगे, क्योंकि पानी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फ्लावर जो है वो कितना ब्राइट है या कलरफुल है, कितना बड़ा है, उसमें कौन सी फ्रेग्रेंस है। तो ये सारे जो फीचर्स होते हैं इससे पानी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो नहीं होती हैं इनके अंदर यूजुअली। फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं उनके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। म्यूसिलेज की कवरिंग किस लिए होती है? ताकि ये जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं ये वेट ना हो जाए, अनवेटेबल रहेंगे तो खराब नहीं होंगे और वो अच्छा होगा उनके लिए। तो इसलिए फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं उनके म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। पोलन ग्रेन्स भी जो होते हैं इनके थोड़े अलग टाइप के होते हैं, लॉन्ग होते हैं और वो भी अनवेटेबल होते हैं। नेक्टर और फ्रेग्रेंस जो होती है इनमें नहीं होती है। हाइपोहाइड्रोफिली जो होता है इसका एग्जांपल है जोस्टेरा, जो कि हमारे आपको पता है कि जो वाटर ग्रासेस होते हैं, सी ग्रासेस, जोस्टेरा वही है एक्चुअली और कुछ दूसरा नहीं है। और यहाँ पर जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन जो है वाटर सरफेस के नीचे होता है। यहाँ पर जैसे कि ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है। तो ये जो फीमेल फ्लावर है ये सबमर्ज होता है और यहाँ पर जो मेल फ्लावर है ये पानी में ही, ये जो आपको नजर आ रहा है ये पोलन ग्रेन है। रिबन लाइक पोलन ग्रेन जो होता है वो यहाँ पर प्रोड्यूस करते, रिलीज करते हैं। एक चीज यहाँ पर ये होती है कि पोलन ग्रेन जो होता है वो वाटर से हैवी होता है, उसकी डेंसिटी जो होती है वाटर से हैवी होती है। क्यों ये वाटर से हैवी होता है? अगर ये लाइट वेट होता, लाइट वेट होने की वजह से क्या होता, ये ऊपर फ्लोट करने लगता। जबकि जो फीमेल पार्ट है वो कैसा है, सबमर्ज है। तो यहाँ पर पॉलिनेशन के चांसेस जो होते वो कैसे हो जाते, बहुत कम हो जाते। तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी ऐसी होती है कि ये पानी के साथ में सबमर्ज ही रहता है और उसी लेवल पे रहता है जहाँ पर फीमेल का स्टिग्मा होता है। और जब वाटर फ्लो करता है तो वाटर के साथ में ये भी फ्लो करता है और फ्लो करते हुए ये क्या होता है, फीमेल स्टिग्मा पर लैंड करता है और पॉलिनेशन जो है यहाँ पर हो जाता है। और नेक्स्ट जो टाइप है हाइड्रोफिली की वो है एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली में क्या होता है, pollination takes place on the water surface. Here in this case, here we are taking the example of Vallisneria. In the Vallisneria, when the female plant mature,
the female reproductive part of this plant, in this plant they have a long stalk. ये जो लॉन्ग स्टॉक होता है मैचुरेशन के टाइम पर कैसा होता है, ये ओपन होता है, ओपन होकर के इट कम्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. when it comes on the surface of the water at that time, यहाँ जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट में से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं एंड दिस पोलन ग्रेन्स are lighter in weight, lighter than the water, so that they flow on the water. And when they flow on the water, they just travel with the water और यहाँ पर स्टिग्मा पर ये लैंड होते हैं और पॉलिनेशन जो है वो हो जाता है यहाँ पर. एंटेमोफिली. एंटेमोफिली मीन्स इंसेक्ट पॉलिनेशन. इंसेक्ट पॉलिनेशन कैसा होता है, आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये जो है ये बायोटिक एजेंट होते हैं. पॉलिनेशन में दो एजेंट्स होते हैं, बायोटिक एजेंट्स हैं, अबायोटिक एजेंट्स. यूजुअली जो ज्यादा प्रिफरेबल होता है वो होता है बायोटिक एजेंट्स जो होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे पॉलिनेशन. 80% जो पॉलिनेशन होता है वो हमारा बायोटिक एजेंट से ही होता है. बायोटिक एजेंट्स में भी जैसे आपको पता है ये जो हमारा एनिमल फाइलम है ये बहुत ही डाइवर्स फाइलम है, तो बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो ये पॉलिनेशन करने का काम करते हैं. इंसेक्ट्स होते हैं जिनसे पॉलिनेशन होता है, बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स ऑल्सो डू द पॉलिनेशन. बैट्स जो होता है, बैट्स के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है. रोडेंट्स जो होते हैं, रोडेंट्स भी पॉलिनेशन करते हैं. और वास्प है, बीटल है, लेमूर्स जो होते हैं उनसे भी पॉलिनेशन होता है. इवन लिजार्ड से भी जो है पॉलिनेशन होता है. बिकॉज एनिमल्स जो होते हैं उसमें भी आप अगर देखते हो तो इंसेक्ट पॉलिनेशन सबसे ज्यादा होता है. बिकॉज इंसेक्ट जो है आर्थ्रोपोडा फाइलम से जो बिलोंग करते हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम की जो क्लास इंसेक्ट है ये 75% जो है वो एनिमल्स को कवर करती है. तो इतने ज्यादा इंसेक्ट है, तो इसलिए एंटोमोफिली जो है सबसे ज्यादा कॉमन टाइप का पॉलिनेशन है. यहाँ पर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की जरूरत होती है. बिकॉज इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे तभी वो आएंगे. जब भी पॉलिनेशन होता है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या ये जो बायोटिक एजेंट्स होते हैं ये पॉलिनेशन करते हैं, तो बदले में इनको जो है फ्लोरल रिवॉर्ड्स मिलता है. यानी कि कोई भी काम करता है तो बदले में उसको कुछ मिलना चाहिए ना. तो यहाँ पर फ्लावर्स भी अगर पॉलिनेशन का काम कर रहे हैं तो इन रिटर्न्स फ्लावर भी इनको कुछ गिफ्ट्स देते हैं. उस हिसाब से ये फ्लावर्स जो होते हैं इनके कैरेक्टर्स जो होते हैं उनमें चेंजेस आते हैं. जैसे कि यहाँ पर आप एक प्लांट देख रहे हैं, यहाँ पर ये यहाँ नेक्टर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर नेक्टर प्रेजेंट है. तो जब इंसेक्ट है वो यहाँ पर नेक्टर खाने के लिए आता है तो वो उसके पोलन ग्रेन जो इसकी बॉडी के ऊपर अटक जाएंगे, चिपक जाएंगे. तो फिर यहाँ से जब ये उड़ करके ये दूसरे फ्लावर के पास जाएगा नेक्टर लेने के लिए, तो उसके स्टिग्मा के ऊपर ये जो पोलन ग्रेन्स होंगे जो यहाँ से उसकी बॉडी पर अटैच होकर के गए हैं, तो वो उसको यहाँ पर पॉलिनेशन हो जाएगा. इसने बदले में क्या हुआ, ये इंसेक्ट ने क्या किया है, पॉलिनेशन करके दिया है फ्लावर्स को. तो फ्लावर्स भी बदले में उसको क्या दे रहे हैं, नेक्टर दे रहे हैं, पोलन दे रहे हैं, जो कि वो खाते हैं और उनसे उनको न्यूट्रिशन वगैरह मिलती है. तो जो एंटोमोफिली होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है. इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर्स जो होते हैं लार्ज होते हैं, वो कॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, दिख करके आते हैं, बहुत ही ब्राइट कलर फ्लावर होते हैं. अगर फ्लावर स्मॉल भी होते हैं तो वो बंच में होता है, इनफ्लोरेसेंस होता है, ग्रुप में होता है, ताकि वो इंसेक्ट को नजर आ सके. क्योंकि ऑब्वियसली इंसेक्ट को अगर वो नजर नहीं आएगा, वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इंसेक्ट उनके पास आएंगे नहीं और पॉलिनेशन के चांसेस लो हो जाएंगे. तो इसलिए यहाँ पर फ्लावर्स जो लार्ज होते हैं और शोवी होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं. फ्लावर्स में जो है पर्टिकुलर ओडर होती है, नेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. स्टिग्मा जो होता है इनका रफ होता है और स्टिकी होता है. स्टिग्मा रफ और स्टिकी क्यों होता है, ताकि वो पोलन ग्रेन को इजीली कैप्चर कर सके और वो वहां पर स्टिक हो सके इसलिए. और पोलन ग्रेन्स जो होते हैं इनके स्पाइनी होते हैं. स्पाइनी पोलन ग्रेन्स क्यों होते हैं, स्पाइनी पोलन ग्रेन इस वजह से होते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स जो है उनकी बॉडी के ऊपर स्टिक हो सके. एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है सेल्विया, जैस्मिन, रोज, लोटस, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स है. यहाँ पर हमने दो और एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं. ये जो है रेफेल्शिया फ्लावर है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर में से एक है. ये मैंने यहाँ पर फ्लोरल जो रिवॉर्ड होता है उसको बताने के लिए मैंने ये इमेज को लिया है. जैसे कि फ्लावर्स जो होते हैं,
वो रिवॉर्ड क्या देते हैं इंसेक्ट को, अगर वो पॉलिनेशन करता है तो एज अ रिवॉर्ड वो उनको एग ले करने के लिए शेल्टर देने का काम करते हैं। ये इतना बड़ा फ्लावर है तो इसमें आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने सारे एग और कितने सारे जो इंसेक्ट्स है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हियर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ युक्का प्लांट एंड दिस इज अ युक्का मॉथ। ये दिखने में काफी रिजेंबल है कलर्स में, तो ये दूर से एनिमल्स जो होते हैं, प्रेडेटर्स जो होते हैं, वो उनको शो नहीं होते हैं, तो इससे ये बच भी जाते हैं। प्लस ये यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो स्टिग्मा नजर आ रहा है, ये स्टिग्मा के ऊपर ये एग ले करने के लिए आते हैं। जब ये स्टिग्मा के ऊपर एग ले करने के लिए आते हैं, यहाँ पर ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो वो लोग क्या करते हैं, एग तो ले कर देते हैं, साथ में पॉलिनेशन का भी काम कर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट मिलता है, पॉलिनेशन भी हो जाता है और साथ ही साथ क्या होता है कि यहाँ पर उनके एग जो होते हैं वो भी सेफ हो जाते हैं। ऑर्निथोफिली इज द बर्ड पॉलिनेशन। यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन होते हैं, बर्ड्स होते हैं। एज हियर यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल इमेज, in this image you can see this small bird. He is here for collecting the nectar from the flower. ऑर्निथोफिलस जो फ्लावर्स होते हैं, ऑर्निथोफिलस जो प्लांट्स होते हैं, दे शो सम फ्लोरल अडेप्टेशंस, ताकि बर्ड्स जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके और पॉलिनेशन कर सके। For the Ornithophilus adaptation, flowers are usually brightly colored. फ्लावर्स जो है काफी ब्राइटली कलर्ड होते हैं ताकि बर्ड्स को अट्रैक्ट कर सके, लार्ज होते हैं, शोवी होते हैं, और फ्लावर्स का शेप जो होता है वो थोड़ा कोनिकल शेप होता है इनका, क्योंकि वो जो नेक्टर होता है, नेक्टर वो डीप साइड में जो होता है प्रेजेंट होता है, ताकि बर्ड्स जब वो नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए एंट्री करे, वो अपनी बीक को अंदर डाले, तो फिर वो क्या हो कि जो पोलन ग्रेन्स है उनकी बॉडी के ऊपर क्या हो जाए, स्टिक हो जाए। इनके पास में नेक्टर होता है, नेक्टर्स जो होता है वो बर्ड्स का काफी और इंसेक्ट का भी काफी फेवरेट फूड होता है, बिकॉज नेक्टर जो होता है वो स्वीट टेस्ट होता है और वो काफी न्यूट्रिशियस होता है, उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो बर्ड्स जो है नेक्टर कलेक्ट करना फ्लावर से बहुत पसंद करते हैं। तो इन रिटर्न वो पॉलिनेशन भी हो जाता है और फ्लावर से उनको नेक्टर्स भी मिल जाता है। इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो स्टिकी होते हैं, स्पाइनी होते हैं। वाई पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी एंड स्पाइनी, ताकि वो फ्लावर की बॉडी में क्या हो सके, वो स्टिक हो सके, चिपक सके। फ्लावर्स जो रहते हैं वो फ्रेग्रेंस नहीं होता है उनके अंदर, स्मेल नहीं होती, बिकॉज बर्ड्स जो होते हैं उनका सेंस ऑफ स्मेल जो है वो इतना अच्छा नहीं होता है, बहुत ही पुअरली डेवलप होता है। तो फ्लावर्स में स्मेल हो या ना हो, उससे बर्ड्स को इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दैट्स वाई द ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स दे यूजुअली डोंट हैव अ फ्रेग्रेंस। अब ये यहाँ से नेक्टर कलेक्ट कर रहे हैं, इनके ऊपर पोलन ग्रेन स्टिक हो गया, व्हेन दे विल गो टू द नेक्स्ट फ्लावर, और वहां पर भी जब वो नेक्टर कलेक्ट करने के लिए फ्लावर के अंदर जाएंगे, तो पॉलिनेशन के चांसेस कैसे होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है बॉम्बैक्स, बॉटल ब्रश प्लांट्स, हमिंग बर्ड और सन बर्ड, ये ऐसे छोटे जो बर्ड्स होते हैं, दे आर दी वेरी गुड पॉलिनेटिंग एजेंट्स। Next is chiropterophily. Chiropterophily means bad pollination. Here the pollinating agent is bad, जिसने हमें आजकल काफी डरा के रखा है just because of कोरोना वायरस। कायरेप्टेरोफिली जो है, यहाँ पर जो फ्लावर होता है या प्लांट्स होता है, इनमें क्या क्या अडेप्टेशंस होते हैं। फ्लावर्स डल कलर के होते हैं बिकॉज नॉक्टर्नल है, नॉक्टर्नल एनिमल्स है बैट जो है, तो फ्लावर इतना कलरफुल हो या ना हो उससे कुछ इतना ज़्यादा फर्क नहीं होगा। एंड यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग स्मेल जो होती है फ्लावर की, वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होती है और रॉटिंग फ्रूट लाइक स्मेल होती है, और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेक्टर जो है प्रोड्यूस करते हैं ये फ्लावर्स, बिकॉज बैट जो है वो नेक्टर के ऊपर फीड करते हैं। फ्लावर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, टफ होते हैं, ताकि बैट जो है वो उनको होल्ड कर सके, फ्लावर पर होल्ड कर सके, इस वजह से। और फ्लावर्स भी ज़्यादातर ये जो कायरेप्टेरोफिलस फ्लावर्स होते हैं, ये नॉक्टर्नल फ्लावर्स होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द कायरेप्टेरोफिलस प्लांट्स आर इवनिंग क्राइम रोज, निक्टियना, हनीसिकल, एक्सेट्रा। Now we will study outbreeding devices. Outbreeding devices
is a feature which encourage the cross pollination and it discourage the self pollination. Usually in plants also they prefer the cross pollination. Cross pollination को क्यों prefer करते हैं, self pollination को क्यों नहीं prefer करते हैं? Because आउटब्रीडिंग जो होता है, आउटब्रीडिंग में जीन्स जो होते हैं, न्यू जीन्स आने के चांसेस होते हैं जो सर्वाइवल में और जनरेशन को कंटिन्यू करने में बहुत हेल्पफुल होता है. और अगर इनब्रीडिंग होती है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो सेम जीन्स ही जो है वो जनरेशन टू जनरेशन आगे जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि जेनेटिक डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं और कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, इन्वायरमेंट के हिसाब से हम अडेप्ट नहीं कर पाएंगे प्लांट्स, तो उससे क्या होगा कि वो सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक प्लांट में कोई डिसीज है वो रेसेसिव जीन की वजह से कॉज हो रही है और अगर उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होते रहे तो चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कि वो डिसीजेस होते रहे, सेल्फ रेसेसिव जीन को एक्सप्रेस होने का चांस ज्यादा मिल जाएगा. और अगर आउटब्रीडिंग होती है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, न्यू जीन्स अगर आते हैं तो वो रेसेसिव जीन्स के आगे जनरेशन्स में निकल जाने का, डिसअपियर होने का चांसेस ज्यादा होता है. इसलिए यूजुअली प्लांट्स जो होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर करते हैं. एंड टू सपोर्ट द आउटब्रीडिंग प्लांट्स में कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ एडेप्टेशंस होते हैं विच यू कैन सी इन द flowers. And the features of outbreeding are, the first is the unisexuality. Plants bear either male or female flower. एक प्लांट है उसमें कैसा है कि हर्माफ्रोडाइट प्लांट फ्लावर नहीं होगा जिसमें मेल या फीमेल दोनों ना हो. या तो प्लांट कैसा होगा, मेल होगा, फ्लावर कैसा होगा, सॉरी, मेल फ्लावर होगा या फिर फीमेल फ्लावर होगा. अगर वो हर्माफ्रोडाइट नहीं है, मेल और दो फीमेल दोनों पार्ट्स उसमें नहीं है, तो चांसेस क्या हो जाएंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन कम से कम होगा. और जैसे कि यहाँ पर मोनेशियस है, फ्लावर है और डायोशियस फ्लावर है. तो मोनोएशियस फ्लावर में कैसा है, पपैया एग्जाम्पल दिया है, डायोशियस में कैसा है, कैस्टर दिया हुआ है. नेक्स्ट इज दी डाइकोगैमी. डाइकोगैमी में कैसा होता है कि एंड्रोशियम गैनोशियम, अगर इट इज अ हर्माफ्रोडाइट प्लांट, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है, तो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जो रहेगा वो अलग अलग टाइम पर मेच्योर होंगे. अगर मेच्योरिटी टाइम अलग होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन जो है उसके चांसेस भी कैसे हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे. डाइकोगैमी भी दो टाइप के होते हैं, प्रोटैंड्री एंड प्रोटोगाइनी. अब प्रोटैंड्री क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिस इज दी स्टिग्मा विच इज स्टिग्मा स्टाइलन ओवरी. ये पिस्टल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ये अभी इमेच्योर है. और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये एंथर है, ये पोलन ग्रेन है. तो जिस टाइम पर एंथर मैच्योर होकर के पोलन शेड करता है, एट दैट टाइम द स्टिग्मा इज नॉन रिसेप्टिव. स्टिग्मा कैसा है, इमेच्योर है. तो क्या होगा, यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज तो हो रहे हैं, अगर वो स्टिग्मा पर जाते भी हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों, क्योंकि स्टिग्मा अभी रिसेप्टिव ही नहीं है. अगर वो रिसेप्टिव नहीं है तो वो क्या होगा, खुद के पोलन ग्रेन को क्या करेगी, रिसीव करेगी ही नहीं, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं. प्रो मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्रोट मतलब होता है बिफोर, एंड्री यानी कि क्या होता है, एंड्रोशियम, यानी कि यहाँ पर एंड्रोशियम क्या होगा, पहले मेच्योर होगा. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पहले मेच्योर होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होगा वो बाद में मेच्योर होगा. व्हाट इज प्रोटोगाइनी, इन द प्रोटोगाइनी बिल्कुल इसका अपोजिट होगा. यहाँ पर क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो पहले मेच्योर हो जाएगा और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो रहेगा वो बाद में मेच्योर होगा. So here you can see in this diagram this stigma is receptive, ये mature हो चुकी है. Now this stigma is ready for receiving the pollen grain, but here the anthers are immature, they are not shedding the pollen grain. अब यहाँ से जब pollen grain नहीं निकलेगा, स्टिग्मा के पास नहीं जाएगा, तो वो बाहर से ही कोई pollen grain आएगा और यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा. सो दिस इज द फीचर. डाइकोगैमी में क्या है, आप समझ में आया होगा आपको, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. अगर ये कैसा है, ऐसा फ्लावर है जिसमें दोनों मेल एंड फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट है, तो वो दोनों अलग अलग टाइम क्या होगा, मेच्योरिटी का उनका होगा. प्रोटैंड्री का एग्जाम्पल यहाँ पर सनफ्लावर है एंड प्रोटोगाइनी का एग्जाम्पल यहाँ पर फाइकस प्लांट का दिया गया है. The next feature of the outbreeding device is a heterostyly.
Here in the heterostyle, stigmas and anthers are placed at different level. Example है primrose. यहाँ पर heterostyle में आप देख सकते हो दो example लिया हुआ है. Here in this picture you can see this is the female part. ठीक है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, यहाँ पर अंदर ओवरी होगा और ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है दिस इज द एंड्रोशियम, जो एंथर्स है यहाँ पर है. तो हियर यू कैन सी कि जो स्टिग्मा है, स्टाइल है, वो काफी लॉन्ग है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है. अगर ये सेम टाइम पर भी मेच्योर होते हैं, अगर ये अपने पोलन ग्रेन शेड करेंगे तो पोलन ग्रेन, अब ऐसा तो कोई मैकेनिज्म है नहीं, जादू तो है नहीं कि यहाँ से निकलेगा और यहाँ तक चला जाएगा. अगर ज्यादातर चांसेस क्या होंगे कि वो नीचे की तरफ आएगा. अगर विंड से भी वो जाता है तो वो इतना ऊपर जाने के चांसेस कैसा होते हैं, कम हो जाते हैं. ये भी एक मैकेनिज्म होता है जिससे ये सेल्फ पॉलिनेशन जो है उसको डिस्करेज करते हैं. और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे एंथर जो है वो काफी ऊपर है और स्टाइल जो है वो नीचे इस तरह से प्लेस किया गया है कि एंथर बाहर की तरफ एक्सपोज है और स्टाइल जो है काफी अंदर है. तो ये जो है इससे भी क्या होगा कि एंथर्स जो होंगे स्टाइल तक आने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे. Next is the hercogamy. In the hercogamy, it is a mechanical device to prevent the self-pollination in a bisexual flower. कैसा होता है जो bisexual flower? Bisexual flower हम किसको बोलते हैं? जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पर कोई मैकेनिकल डिवाइसेस, हुक्स या कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं जिससे कैसा होता है कि ये मेल और फीमेल जो पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से काफी सेपरेट होते हैं और पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर जाने का जो है वो चांस बहुत ही कम होता है. एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस प्लांट्स. Next is the self-incompatibility. What is happening in the self-incompatibility? It is a genetically controlled mechanism. जेनेटिकली ही स्टिग्मा इस तरह से बना हुआ होता है कि अगर सेम फ्लावर या सेम प्लांट का पोलन ग्रेन अगर सेम इसके एंड्रोशियम पे आता है, सॉरी सेम स्टिग्मा के ऊपर लैंड होता है, तो दिस स्टिग्मा इज केपेबल टू रिजेक्ट इट. अगर सेम पोलन ग्रेन इस पर आ भी जाता है तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. उसको पता है कि ये जेनेटिकली सिमिलर है और ये यहाँ पर उसको जर्मिनेट होने नहीं देगा, उसको ये डिस्करेज कर देगा और इस तरीके से ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोक देता है. द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज टोबैको. Pollen pistil interaction. This is one of the most important topic of this chapter. अब तक इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है? फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है उसका मेल पार्ट पढ़ लिया आपने, फीमेल पार्ट पढ़ लिया आपने. मेल पार्ट में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसा होता है वो पढ़ा आपने. फीमेल पार्ट के अंदर एग जो होता है या एम्ब्रियो सेक का पूरा जो डेवलपमेंट होता है वो आपने पढ़ लिया. फिर ये बात भी हमको पता है, वी ऑलरेडी नो दैट दीज गैमेट्स या गेमेटोफाइट्स जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स हो गए या एग हो गए, दे आर नॉन मोटाइल. इनको ट्रांसफर करना होता है विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन से पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं? पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक का पहुंचाने का काम करते हैं. नाउ here when the pollen grains comes on the stigma, जरूरी तो नहीं है कि जो required pollen grain है वही pollen grain आए. फॉर एग्जाम्पल अगर एक एप्पल ट्री है और एक मैंगो ट्री है, तो एप्पल ट्री में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो अगर वो बर्ड से हो रहा है या इंसेक्ट से हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो बर्ड जो है वो मैंगो ट्री पर भी जा रहा है, वो एप्पल ट्री पर भी जा रहा है, तो उसकी बॉडी पे पोलन ग्रेन्स एप्पल के भी लग रहे हैं, मैंगो के भी लग रहे हैं, मस्टर्ड के भी लगेंगे, व्हीट के भी लगेंगे, यानी कि बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होंगे. और बर्ड जब वो दूसरे फ्लावर पे यहाँ पर आता है तो ये जो पोलन ग्रेन है तो यहाँ पर कोई भी पोलन आ सकता है. जरूरी नहीं है कि जो पोलन इसको चाहिए वही पोलन आए. तो ये जो स्टिग्मा होता है, इस स्टिग्मा को पता होता है कि इसको कौन सा पोलन ग्रेन रिसीव करना है, कौन से पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करना है,
वो उसी पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करने की कैपेबिलिटी होती है इसके अंदर कि ये अपने पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई कर सकता है और बाकी के जो दूसरे पोलन ग्रेन्स होते हैं जो इसे नहीं चाहिए वो उसको आइडेंटिफाई करके उसका पोलन जर्मिनेशन डिस्करेज भी करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर स्टिग्मा के अंदर होती है। अब जैसे ही ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि दिस इज द राइट पोलन ग्रेन, तो ये जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के ऊपर जैसे आपको पता है, हमने पहले पढ़ा है कि दो लेयर होती है, एक्साइन की लेयर होती है और एंटाइन की लेयर होती है। एक्साइन जो लेयर होती है उस पर जर्म पोर होते हैं, जहां पर एक्साइन जो होता है वो एब्सेंट होता है। और पोलन ग्रेन के अंदर दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल। तो यहाँ पर जो वेजिटेटिव सेल होता है वो इंटाइन के थ्रू बाहर आना स्टार्ट करता है। इंटाइन जो होती है वो जर्मिनेट होकर के अंदर की तरफ स्टिग्मा में पड़ने लगती है और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है जो ट्यूब सेल फॉर्म करने का काम करता है वो इस तरीके से नीचे बढ़ता हुआ पोलन ट्यूब बनाता है और पोलन ट्यूब बनाते हुए ये लंबा पूरा कहाँ तक आता है, ओवरी में आता है, ओव्यूल तक आता है और एम्ब्रियो सेक तक जाता है। मीनवाइल यहाँ पर जो जनरेटिव सेल था, ट्यूब सेल फॉर्मेशन के बाद में जनरेटिव सेल में माइटोसिस होता है और माइटोसिस होने के बाद में यहाँ पर दो मेल गैमेट जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं एंड दे आल्सो स्टार्ट ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द एम्ब्रियो सेल। अब ये आपको क्लियरली समझ में आ गया कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट करने, आइडेंटिफाई करने की कि कौन सा पोलन ग्रेन चाहिए, ये स्टिग्मा के अंदर कैपेबिलिटी होती है। बहुत सारे केमिकल इंटरेक्शन होते हैं, वो इंटरेक्शन होने से एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट करने के बाद में जो इंटाइन लेयर होती है वही नीचे की तरफ आकर पोलन ट्यूब बनाना स्टार्ट करती है। जनरेटिव सेल जो होते हैं उसमें से दो जो है मेल गैमेट फॉर्म हो जाते हैं। अब ये यहाँ पर जब नीचे आ जाता है ट्यूब सेल, ये ट्यूब सेल एंट्री लेने के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ये ट्यूब सेल एम्ब्रियो की ओव्यूल के अंदर कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं। ये जो है दिस इज द एम्ब्रियो सेल एंड दिस वन इज द ओव्यूल। ये पूरा जो है ये क्या है, ओव्यूल है। तो ये ओव्यूल में कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं। अगर ये चेलेजल एंड से एंट्री करते हैं तो दिस इज नोन एज चेलेजोगैमी। अगर ये इंटीग्यूमेंट से एंट्री करेंगे तो इसको मीजोगैमी बोलते हैं और अगर ये माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करते हैं तो इसको हम लोग पोरोगैमी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में कैसा होता है कि ये जो पोलन ट्यूब होती है, ये पोलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइलर एंड से ही होती है। 80% तक आप बोल सकते हो कि ये पोरोगैमी ही होता है एंजियोस्पर्म में। बट रिमेंबर वन थिंग कि ट्यूब सेल जो होता है they can enter into the ovule through the chalaza also, they can enter into the ovule through the integument also and from the micropylar end also। but जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक में जो एंट्री होगी वो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से ही होगी। समझ में आया आपको? यहाँ पर क्या फर्क है कि जो हमारा ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एंट्री चेलेजा से भी हो सकती है जिसे हम लोग चेलेजोगैमी कहते हैं, इंटीग्यूमेंट से भी हो सकती है जिसे हम मीजोगैमी कहते हैं, माइक्रोपाइलर एंड से भी हो सकती है जिसे हम पोरोगैमी कहते हैं। ओव्यूल में तो एंट्री तीनों साइड से कहीं से भी हो सकती है। बट इनसाइड द एम्ब्रियो सेक, हमारा एग सेल जो है वो कहाँ है, एम्ब्रियो सेक के अंदर है। तो ये जो हमारे मेल गैमेट्स हैं इनको एम्ब्रियो सैक में अंदर जाना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। तो एम्ब्रियो सैक में जो एंट्री होती है वो कहाँ से होगी, वो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से होगी। उसका रीजन क्या होता है, ये जो सिनर्जिड्स आपको दिख रहे हैं, ये सिनर्जिड्स में ये जो रीजन है, आपको ये जो पार्ट दिख रहा है, दे आर नोन एज द फिलीफॉर्म apparatus। ये फिलीफॉर्म apparatus दे सिक्रीट केमिकल्स, these chemicals attract the pollen tube कि आप यहीं से एंट्री लो। तो पोलन ट्यूब जो है वो यहीं से एंट्री लेता है। यहाँ से एंट्री लेने के बाद में ये जो दो सेल्स है यहाँ पे जो मेल गैमेट है, the one male gamete will fuse with the egg and another male gamete will fuse with this polar nuclei। After the fusion what will happen, ये सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं
वो डीजेनरेट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, ओव्यूल में एंट्री कहीं से भी होगी, बट एम्ब्रियो सैक में एंट्री कहाँ से होती है? एम्ब्रियो सैक में एंट्री माइक्रोपाइलर एंड से होती है। व्हाई फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड? बिकॉज द filiform apparatus in the synergis attracts the pollen tube, and the pollen tube will enter from the this micropilar end, and after the entry one male gamete will fuse with the egg and another male gamete will fuse with the polar nuclei. Artificial hybridization, it is a man-made process for the crop improvement and to avoid the self pollination. Artificial hybridization में क्या होता है? ये natural process नहीं होता है, ये पर्पसली क्या किया जाता है, जो पोलन ग्रेन से हम पॉलिनेट करवाना चाहते हैं उसी पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर डस्ट किया जाता है, ताकि जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जीन्स जो है वो हमको मिल सके, और इस मेथड से सेल्फ पॉलिनेशन जो है उसको भी अवॉइड किया जाता है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन दो मेथड से होता है। द फर्स्ट मेथड इज द इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन में क्या होता है कि ये जो पोलन ग्रेन एंथर्स जो होते हैं, स्टेमन्स जो होते हैं, वो मेच्योरिटी से पहले ही कट कर दिया जाता है और इसको एज अ फीमेल प्लांट कंसीडर किया जाएगा। फिर इस फीमेल प्लांट के ऊपर जो डिजायरेबल पोलन जो हमको चाहिए होगा वही पोलन को डस्ट करेंगे। तो यहाँ पर एंथर्स मेच्योरिटी से पहले ही कट कर दिए गए हैं, तो देयर विल बी नो चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हमको मिल जाएगा। एंड द सेकेंड मेथड इज द बैगिंग। यहाँ पर क्या किया जाता है, एंथर्स को कट किया और उसके बाद में इसको पॉलिथीन बैग से कवर या फिर किसी बटर पेपर वगैरह के बैग से कवर कर दिया जाता है, ताकि कोई भी अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन यहाँ पर आए ना और वो जर्मिनेट ना हो सके। So these two methods we are using for the artificial hybridization for the crop improvement also, and for the different variety or for making the different varieties also. The last topic for today's lecture is the double fertilization. The name itself says there will be two fertilization events. So now you all know the pollen pistil interaction. What is happening in the pollen pistil interaction? When the pollen grain will land on the stigma, this pollen tube will germinate and it will go towards the embryo sac, and inside the pollen tube, inside the pollen grain, there is a generative cell. This generative cell will divide mitotically and it will form two haploid cell. This two haploid cell is a male gamete. अब ये दो हेप्लॉइड सेल होते हैं, ये माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करेंगे। यहाँ पर जो सिनर्जिड्स होते हैं, ये सिनर्जिड्स के पास में क्या होते हैं, दे हैव अ filiform apparatus. This filiform apparatus will attract the pollen grain and this tube will grow towards this synergids. यहाँ से एंट्री लेने के बाद में there will be one egg cell and there is one polar nuclei. तो ये जो एक यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो दो जनरेट मेल गैमेट जो फॉर्म हुए हैं, वन मेल गैमेट विल फ्यूज विद द एग। यहाँ पर एक मेल गैमेट जो है वो जो स्पर्म जिसको कह सकते हैं हम लोग, ये किससे फर्टिलाइज हो जाता है, एग से, एंड इट विल फॉर्म दी जाइगोट। ये एक हेप्लॉइड सेल है, ये भी एक हेप्लॉइड सेल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2n यानी कि ये डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सिनगैमी। तो ये एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो गया। अब ये जो दूसरा वाला ये है मेल गैमेट है, दिस मेल गैमेट विल गो टुवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियाई, और ये यहाँ पर किससे क्या करेगा, फर्टिलाइज होगा, ये किसके साथ में कंबाइन हो जाएगा, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है उसके साथ में कंबाइन हो जाएगा। यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो जो पहले हम लोग एम्ब्रियो साइक के डेवलपमेंट के टाइम पर पढ़ चुके थे कि पोलर न्यूक्लियाई जो होता है इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं। तो दो न्यूक्लियस है, तो ये एक एन प्लस जो मेल गैमेट से आया है वो एक एन, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये ट्रिप्लॉइड नेचर होता है इसका। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। तो हियर देयर इज अ टू फ्यूजन, वन विद द
एग जिसको हम लोग ऑटोगैमी बोलते हैं एंड वन विद द पोलर न्यूक्लियाई। ये जो एग है ये यहाँ पर जब ये मेल गैमेट के साथ में कंबाइंड हुआ है तो ये जाइगोट फॉर्म करेगा। दिस जाइगोट विल लेटर डेवलप इनटू द एम्ब्रियो और ये जो है ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। ये जो ट्रिपल फ्यूजन होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ में इट विल फॉर्म दी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो आगे जाकर के वो एंडोस्पर्मिक टिश्यू बनाता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का काम करता है। Thank you for watching the video. Here is your assignment question and inshallah very soon I will upload the third lecture and the last lecture of this chapter. Please like and subscribe the channel for more videos. Thank you.